ये जो वैकेंसी आई है 6557, इसमें ग्रेड 1 का कितना है, ग्रेड 3 का कितना है। इसमें लोग जो कंफ्यूज हैं कि भाई यहां पर हम जो डिग्री लेकर के चल रहे हैं उसके आधार पर 1 भर सकते हैं कि 3 भर सकते हैं, क्या दोनों के फॉर्म अलग भरने हैं कि यहां पर जो है एक ही फॉर्म से हो जाएगा, नेगेटिव मार्किंग है कि नहीं, एज का यहां पर क्या क्राइटेरिया है, फीस का यहां पर क्या मामला है, सैलरी हमें कितनी मिलती है, प्रमोशन से हम कहां तक जाएंगे, पढ़ना क्या पड़ेगा, कट ऑफ कितनी गई थी, तमाम तरह के मन में आपके ऐसे सवाल होने वाले हैं। तो आज इस अकेले वीडियो से हम आपके सारे सवालों का जवाब हम आपको दे देंगे और सारी चीजें हम आपकी क्लियर कर देंगे। सबसे पहले बात करते हैं तो यहां पर रेलवे के माध्यम से ये वैकेंसी आती है, आरआरबी टेक्नीशियन आप इसको कह सकते हैं। इस बार की टोटल वैकेंसी 6557 है। इस 6557 में अगर हम देखेंगे तो ग्रेड 1 का जो वैकेंसी है वो 323 है और यहां ग्रेड 3 का जो वैकेंसी है 6234 है। ठीक है, इसमें अगर हम बात करते हैं तो 323 मतलब ये जो पद है ये स्टेशन मास्टर के लेवल के बराबर का पद है। लेवल 5 हम इसे कहते हैं जिसकी बेसिक पे इतनी होती है बट सैलरी लगभग इसकी डबल के बराबर हो जाती है, डीए एचआरए और सारी चीजों को जोड़ करके। और यहां पर ये लेवल 2 की पोस्ट है जिसकी बेसिक पेमेंट 19,900 है। अगर हम बात करें यहां पर तो जो नोटिफिकेशन आया उसके अंदर में क्या क्या बातें कही गई, तो सबसे पहली बात तो कही गई जी फॉर्म भरने का डेट 30 जून यानी आज से आपका फॉर्म भरने का टाइम जो है वो स्टार्ट हो चुका है। आप जाकर के आरआरबी की वेबसाइट पर फॉर्म इसकी भर सकते हैं। ठीक है, कब से लेकर के कब तक आप फॉर्म भर सकते हैं, तो 30 जून से लेकर के 29 जुलाई तक, कुल मिलाकर के 1 महीना मिला है क्योंकि लाखों की संख्या में इसमें कैंडिडेट जो है अप्लाई करते हैं। ठीक है, अच्छा खासा उनको समय चाहिए होता है फॉर्म भरने के लिए, डॉक्यूमेंट्स को रेडी करने के लिए, उसके बाद में पेमेंट के लिए, तो 1 महीने का पूरा पूरा वक्त मिलता है। फीस भरने की अंतिम डेट 31 जुलाई है और कहीं पर अगर कोई भी तरह से फॉर्म में गलती हो जाती है तो पहले करेक्शन का विंडो नहीं मिलता था लेकिन अब करेक्शन का भी विंडो मिलने लगा है। 1 तारीख से लेकर के 10 तारीख तक आप इसका फॉर्म मतलब कोई भी सुधार कर सकते हैं। होता क्या था कि जैसे लोग फॉर्म जो होता है वो साइबर कैफे वाले से भरवाते हैं। ठीक है, तो फॉर्म में जैसे मान लीजिए नाम में कहीं पर कोई मिस्टेक हो गया, फादर नेम में कहीं कोई मिस्टेक हो गया, परसेंट भरने में कहीं कोई मिस्टेक हो गया, तो बेचारा बच्चा पहले बहुत मेहनत से तैयारी करता था और एक बार गलती हो गई तो पूरा का पूरा मेहनत उसका पूरा फिर जाता था। तो इसी का मेरे भाई नोटिफिकेशन में ये निकाल दिया गया कि कोई बात नहीं, आप फॉर्म भर लीजिए, फाइनल प्रिंट आउट देख लीजिए, अगर उसमें कहीं पर कोई गलती आपको नजर आता है, बाद में आपको लगता है कुछ छूट गया है, तो आप आराम से 10 दिनों के लिए फिर से हम दोबारा विंडो खोलेंगे तो इसमें जाकर के आप अपना करेक्शन जो है वो कर पाएंगे। अगर हम बात करते हैं तो फॉर्म में आधार से डिटेल को वेरीफाई आपको करना है, इस बात को ध्यान रखिए क्योंकि आधार एक सबसे बड़ा मेरे भाई टूल माना गया है पूरे के पूरे फॉर्म को वेरीफाई करने का। वहां जो नाम है जो स्पेलिंग है वही आपके फॉर्म में होना चाहिए, नहीं तो फॉर्म आपका रिजेक्ट हो जाएगा। और साथ में लाइव फोटो के समय कृपया करके टोपी या चश्मा सलमान खान या अजय देवगन बनने की कोशिश ना करें। लाइव फोटो में आपके दोनों कान अच्छे से दिखें, आपकी आंखें दिखें और अब फोटोग्राफी होगी तो वहां बढ़िया से फोटो ले पाएं। पहले क्या होता था, फोटो अपलोड करने के ऑप्शन होते थे तो लोग बाबा आदम जमाने का फोटो अपलोड कर देते थे और सेंटर पे जाते थे तो सेंटर वाला देख के मिलाता था तो बोलता था तुम नहीं हो, भागो। तो इस समस्या को दूर करने के लिए फॉर्म भरते वक्त में उस समय तुम कैसे दिख रहे हो उसका फोटो ले लिया जाएगा, तो सेंटर पर जब जाओगे तो भगाया नहीं जाएगा। अगर हम बात करते हैं कि भाई 2 तरह के पद है, जहां पर एक पद जो है स्टेशन मास्टर के बराबर है और जो दूसरा पद है उसका लेवल 2 का नौकरी है, तो इसके लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या चाहिए। तो देखिए जितने भी बड़े पद होते हैं उनमें ग्रेजुएशन एक न्यूनतम क्राइटेरिया होती है, मिनिमम मानक होती है, उतना माना जाता है। तो जो ग्रेड 1 हो गया आपका, उसमें आपका बीएससी, बीए नहीं चलेगा भाई, बीए कुछ भी नहीं चलेगा, याद रखो, कॉमर्स कॉमर्स आर्ट्स वार्ट्स कुछ भी नहीं चलेगा, बीएससी चलेगा, या तो फिजिक्स में हो या इलेक्ट्रॉनिक्स में हो या सीएस में हो या आईटी में हो या इंस्ट्रूमेंटेशन में हो। ठीक है, या आपने बीटेक किया हो या बैचलर इन इंजीनियरिंग किया हो तो चलेगा, या फिर आपने डिप्लोमा किया हो इंजीनियरिंग में तो आपका चलेगा, तो आप इस पद के लिए एलिजिबल है, अन्यथा नहीं है। क्योंकि देखिए टेक्नीशियन शब्द से नाम क्या जाता है, टेक्निकल पद, और टेक्निकल पद के लिए जो डिग्री अभी चाहिए होंगी वो टेक्निकल चाहिए होंगी। पता चले साहित्य में तुम ग्रेजुएशन करके बैठे हो और इसमें अप्लाई करो तो किसी काम का नहीं है, इसलिए मेरे भाई यहां पर नहीं लिया जाता है, टेक्निकल डिग्री ही चाहिए होती है। अब इसमें बात करें ग्रेड 3 को लेकर के, ग्रेड 3 में 2 तरह की नौकरियां हैं। एक यहां पर जो हो गया एसएनटी यानी सिग्नल और ये करके है, ठीक है, मतलब सिग्नल टी का मेरे को ध्यान नहीं आ रहा है शायद। ठीक है, तो एक एसटी वाला अलग है और एक एसटी वाला अलग है। इसमें क्या होता है, देखो ग्रेड 3 में 2 भर्तियां हैं, इस वाले में अगर आप जाओगे तो इसमें 10th के साथ में तुमको आईटीआई चाहिए होगा, समझ में आ गया बात यहाँ पे। और इसमें यहाँ पर 10th के साथ में जो होगा वो CCAA चाहिए होगा आपका। ठीक, इसमें एक और बात, यहाँ पर लोगों का कहना है कि जी हमने बीटेक किया तो ग्रेड 3 भर पाएंगे, नहीं भर सकते, अलाउड नहीं है, मैं आपको बताऊं। ठीक है, अच्छा हम 12th किए हैं तो भर पाएंगे, हाँ सिग्नल ट्रेड ना, टेली
कम्युनिकेशन, ठीक है, वही ध्यान से मेरे से उतर गया था एकदम यहाँ पे। तो जैसे इसमें ग्रेड 3 में जो हो गया वो एक और पोस्ट है सिग्नल एंड टेली कम्युनिकेशन। तो इसमें कौन से वो लोग भर सकते हैं? तो इसमें दोनों लोग भर सकते हैं, जो 10th और ITI किए हैं वो भी भर सकते हैं, और जो 12th किए हैं फिजिक्स और मैथ्स में मेरे भाई यहाँ पर, वो भी भर सकते हैं। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, 10th ITI वाले दोनों भर पाएंगे, लेकिन जो 12th किए हुए हैं फिजिक्स और मैथ्स के साथ में, वो इसको भर सकते हैं लेकिन इसको नहीं भर सकते। इस बात का यहाँ ध्यान रखिए, साफ तौर पर ये लाइन मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया, इसको लेकर के कंफ्यूजन हद से ज्यादा है। अब अगर हम बात करते हैं यहां पर, तो चलो 2 पद हो गए, बढ़िया बात हो गई। फॉर्म कितने से मेरे भाई डेट हो गया, वो भी बात हो गई। कब से कब फॉर्म भर सकते हैं, वो भी बात हो गया। वैकेंसी लास्ट में कुछ सालों में कब आई, वो भी बात हो गई। ठीक है, अब सर एक्साइटेशन आ रहा है, मजा आ रहा है, अब लग रहा है फॉर्म भरने के लिए हम लोग रेडी हैं। तो पेपर यहां पर जो होगा वो कितने चरणों में होगा? ऐसा तो नहीं कि 4 साल का प्रक्रिया, ये बिल्कुल भी नहीं है मेरे भाई, सबसे फास्ट है यहां पर। एक ही पेपर होता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। जब जब तुम्हारा CBT शब्द आ जाए, समझ लेना वो कंप्यूटर बेस्ड हो रहा है, ऑफलाइन नहीं हो रहा, OMR का झंझट नहीं है। कंप्यूटर बेस्ड होता है तो 90 मिनट आपको मिलते हैं, और 90 मिनट मिलते हैं तो कंप्यूटर पर जनरली लिखने का तो काम होगा नहीं, यानी पेपर ऑब्जेक्टिव होगा। मतलब ऑप्शंस दिए गए होंगे, आपको उनको टिक करना होगा कि सही कौन सा है, गलत कौन सा है। हाँ, सिलेबस की बात करते हैं, कितने नंबर का होता है वो अभी हम आएंगे। जब आप कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट का एक कट ऑफ निकलता है, मान लीजिए आप पेपर देने गए, पेपर देने के बाद में 10 लाख लोगों ने पेपर को दिया, लेकिन सारे लोगों को तो नहीं चूज किया जा सकता, तो शुरू के 1 लाख लोगों को चयनित किया जाता है उदाहरण के तौर पे। उसकी एक अपनी कट ऑफ होती है। जो 1 लाख लोग मेरे भाई कट ऑफ में आ जाते हैं, तो उसको भेजा जाता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। जी, आपका आधार कार्ड के साथ में आपका 10th का, 12th का, और जो जो डिग्री आपने बताई है कि हमने ये किया है, हमने ये किया, बस उसी को सत्यापित किया जाएगा। आपका जैसे डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो जाएगा, उसके बाद में DME यानी डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन होता है। ठीक है, जनरली रेलवे की सारी नौकरियों के लिए आंखों का तंदुरुस्त होना बड़ा जरूरी है। सोचिए किसी को कलर विजन की समस्या है, लाल उसको हरा दिखता है, हरा लाल दिखता है, और आप उसको लोको पायलट बना दीजिए, तो यहां पर आप समझ लीजिए कि ट्रेन के साथ साथ आप भी स्वाहा हो जाएंगे। तो इसीलिए इसमें आंखों की जो है ना, मतलब एक तरीके से विजन बहुत जरूरी है। इसमें किसी का लेसिक सर्जरी है, तो जहां जहां पर एथनिक मेडिकल की जरूरत पड़ेगी उसमें उसको बॉयकॉट, मतलब सीधा सीधा मना कर दिया जाएगा, नहीं लिया जाएगा। जैसे अब इसमें सवाल होता है जी, चश्मा पहने हुए हैं तो हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा? तो चश्मा पहने वाले लोग इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो पहली बात, पेपर में कोई प्री और मेंस नहीं होता। दूसरी बात, यहाँ पेपर में नेगेटिव मार्किंग भी होता है, अभी हम समझाएंगे 1/3 का। ठीक है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, जो आपके डॉक्यूमेंट है वही आपसे मांगे जाएंगे। मेडिकल एग्जामिनेशन में यहाँ पर जो होगा, आप एक तरीके से ये मान करके चलिए कि भैया चश्मा वाले लोग अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन लेसिक सर्जरी वाले नहीं कर पाएंगे। इसमें एक और चीज है, एक पे लेवल पर सिर्फ एक ही फॉर्म भर सकते हैं। अगर आपने 2 भरे तो दोनों क्या हो जाएंगे, रिजेक्ट हो जाएंगे। बहुत लोग ज्यादा होशियारी बनते हैं कि एक पे लेवल पे 2 2 3 3 फॉर्म भर देते हैं होशियार बन करके, तो फिर वहां पर कहानी तुम्हारी खत्म हो जाएगी। अब ग्रेड 1 चूंकि मेरे भाई, जिसके अंदर हमें बैचलर इन साइंस की डिग्री की जरूरत थी, जिसके अंदर बीटेक की डिग्री की जरूरत थी, उसमें यहाँ पर उसका सिलेबस थोड़ा वास्ट होता है। ठीक है, उसमें जनरल अवेयरनेस आते हैं तुम्हारे 10 नंबर के, रीजनिंग आता है 15 नंबर का, कंप्यूटर एप्लीकेशन हो गया 20 नंबर का, गणित हो गया 20 नंबर का, और ये वाला बहुत जरूरी है, बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग। चूंकि आपका बैकग्राउंड इंजीनियरिंग का है, आपका बैकग्राउंड टेक्निकल है, तो 35 क्वेश्चन आपके इतने हो गए। कुल मिलाकर के 100 सवाल 100 नंबर के, और समय कितना मिलता है, 90 मिनट। नेगेटिव मार्किंग होती है, जी हाँ बिल्कुल होती है, और कितने की होती है, 1/3 की होती है। अब आ जाते हैं दूसरा वाला ग्रेड हमारे सामने 3, इसको लेवल 2 की नौकरी हम बोलते हैं। ये थोड़ा सा किसका कौन कर सकता था, जो 10th प्लस ITI किया हुआ है वो कर सकता है, और जो मेरे भाई SNT भरना चाहता है तो उसमें 10th और ITI और साथ में 12th, और 12th में फिजिक्स और मैथ वाला। ठीक है, तो अब इसमें देखोगे तो इसमें बहुत वास्ट मेरे भाई डिग्रियां नहीं मांगी जा रही, तो इसीलिए सिलेबस भी बहुत वास्ट नहीं है। गणित सीधा सीधा 25 नंबर का हम पढ़ा रहे, गणित विश्वास करो पूरा 25 का 25 नंबर आएगा। रीजनिंग में आपके आकाश चतुर्वेदी सर पढ़ाते हैं, जबरदस्त 25 नंबर का उसका है आ जाएगा। जनरल साइंस आपका 40 नंबर। इसमें जो खेला होता है ना, मैथ और साइंस का खेला होता है, ये मान के चलो। ठीक है, और जनरल अवेयरनेस तुम्हारे सामने 10 नंबर का, यहां भी 100 प्रश्न है, वहां भी 100 प्रश्न थे, वो भी 100 नंबर का था, ये भी 100 नंबर का था, वहां भी 90 मिनट, यहां भी 90 मिनट। पाठ्यक्रम में दोनों में क्या आ गया, बदलाव आ गया। ठीक है, हमने आपके लिए किया है मेरे भाई बैच में आपका वंदे भारत बैच। ठीक है, एक रेलवे की अलग अलग परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए, उनके पेपर को ध्यान में रखते हुए, क्वेश्चंस के लेवल को ध्यान में रखते हुए हमने एक बैच बनाया, और उस बैच का नाम ही आपके वंदे भारत के साथ में रख दिया कि वंदे भारत रेलवे का पूरा पूरा फाउंडेशन बैच है। एक तरीके से कि जिसके अंदर में अगर कोई बच्चा तैयारी करता है, तो वो NTPC हो गया, ALP हो गया, टेक्नीशियन हो गया, वो किसी भी परीक्षा में अगर वो बैठेगा तो कंफर्म सिलेक्शन लेगा। इसके अंदर मैथ्स में खुद पढ़ा रहा हूँ, रीजनिंग में आकाश चतुर्वेदी सर पढ़ा रहे हैं, साइंस में आपकी आरती मैम पढ़ा रही हैं, जिनकी काफी अच्छी पकड़ है रेलवे के ऊपर में, और GS में हमारी पूरी की पूरी टीम है।
ठीक है। ये बच्चों जो बैच है आपका यहाँ पर अभी इसके जो है ऑफर में चल रहा है 999 इसकी फीस है, और 999 में कंप्लीट 899 तो खाली मेरा मैथ का होता है, 899 सर का होता है, रीजनिंग का, और ऐसे करते करते 5000 का करीब ये बैच है। लेकिन अभी आपको मिल रहा है ऑफर में 999 में, तो विद्याग्राम एप्लीकेशन जाकर डाउनलोड करके आप इसमें एनरोलमेंट कर सकते हैं। पेपर को क्लियर करने के लिए दो चीजें चाहिए होती हैं, एक तो मेरे भाई पढ़ना जिससे कंसेप्ट हमारा क्लियर हो पाए, तो वो आपको यहाँ पर ये बेस्ट टीम है रेलवे की जो जबरदस्त तरीके से आपको पढ़ा रही है, इससे आप कर लेंगे। और दूसरा होता है आपका प्रैक्टिस करना। प्रैक्टिस करने के लिए मैथ और साइंस का सबसे बड़ा रोल होता है, तो मैथ और साइंस के लिए हम लोग किताब निकाल दिए हैं। ठीक है, ये किताबें हैं जो कि बहुत फेमस किताबें हैं, और ये पीली किताबों के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अगर आप यहां पर देखेंगे तो रेलवे को लेकर के यहां पर ये वाली जो किताब है पीली किताब के नाम से बहुत फेमस है। रेलवे के कंप्लीट मैथ की तैयारी आपकी इस रेलवे गणित की किताब से हो जाएगी, और ऐसे ही रेलवे में जो जीएस और साइंस मिलाकर के जो हो जाएगा वो आपका ये रेलवे सामान्य अध्ययन का हो जाएगा। तो दोनों पीली किताबें अपने आप में पर्याप्त है रेलवे के आपकी पूरे सिलेबस को कवर कराने के लिए। कितने में आती हैं, क्या आती हैं, वो आप खुद देख लीजिएगा, फ्लिपकार्ट पे, अमेजन पे, अलग अलग जगहों पर। पढ़ाई यहां से कर लीजिए, अभ्यास यहां से कर लीजिए, इतना काफी है। क्योंकि दो पद हैं आपके, एक ग्रेड 1 है मेरे भाई जो कि स्टेशन मास्टर के बराबर है, लेवल 5 की नौकरी, और एक ग्रेड आपके सामने 3 है जो लेवल 2 की नौकरी है। जैसे इसमें हमने कहा था कि बेसिक पेमेंट आपको इतनी मिलती है, फिर उसके बाद हो जाता है डीए। डीए अभी बढ़ करके काफी अच्छे पोजीशन पर आ चुका है। डीए का मतलब होता है महंगाई भत्ता। जैसे जैसे महंगाई बढ़ती है तो ये परसेंटेज भी बढ़ता है। इस संख्या का इतना परसेंट अगर आप निकालेंगे तो इतने के करीब में आ जाएगा। एचआरए मतलब हाउस रेंट अलाउंस। ठीक है, इस संख्या का इतना परसेंट निकालेंगे तो इतना आ जाएगा। टीए का मतलब आने जाने का खर्चा, ट्रेवल अलाउंस, जो कि यहाँ पर इतना हो जाएगा, और बाकी कुछ और भत्ते होते हैं जो मिलाकर के इतना। जब इस पैसे में सारी चीजों को जोड़ देते हैं तो लगभग इन हैंड की जो सैलरी है वो आपको इतना मिल जाती है। और यहीं पर जब आप इसमें जाते हैं लेवल 3 वाले में, तो इसकी बेसिक पेमेंट, डीए और सारे मिलाकर के इतना। अच्छा, ये चीज जितना परसेंट डीए यहाँ रहेगा उतना ही परसेंट यहाँ रहेगा, तो रेलवे की सारी पदों में डीए का परसेंटेज सेम, सारे पदों में एचआरओ का परसेंटेज सेम। जो चेंज होता है वो बेसिक पेमेंट होता है, और बेसिक पेमेंट के आधार पर सबकी कैलकुलेशन करके फाइनल सैलरी और उसके पर फाइनल सैलरी आपको मिल जाती है। बड़ी छोटी छोटी बातें हैं जी। डीए समय समय पर बढ़ते रहता है, जैसे मैंने कहा आपको। एचआरए भी आपके शहर के ऊपर में निर्भर करता है। मेट्रोपॉलिटन सिटी में एचआरए ज्यादा होता है, बाद में कहीं बोल दो हमको तो एचआरए जो है वो यहाँ पर 15% या 20% मिल रहा है, तो भाई गांव देहात में पोस्टिंग होगी तभी वहां मिल रहा होगा। अब जैसे लखनऊ में आप रूम का किराया देखिए, और एक छोटे से गांव बरेली या कहीं गोंडा बस्ती में जाकर के आप वहां किराया देखिए, फर्क है। तो जैसे जैसे शहर की महंगाई होती है उसका परसेंटेज भी वैसे होता है। मुंबई में सोचिए कितना महंगा है रहना, कौन नौकरी करने जाएगा, रेंटे वहां 20,000 रुपया है। बोलोगे सरकार को हाथ जोड़ते कहीं और पोस्टिंग दे दीजिए, यहाँ मत दीजिए, हम नहीं सर्वाइव कर पाएंगे, तो सरकार भी कहती है कोई बात नहीं, महंगा शहर पर हम तुमको पैसा ज्यादा देंगे, नहीं हुआ तो हमारा क्वार्टर है तुम उसमें रह लेना। इस तरह की बात है। मेडिकल की सुविधा बहुत अच्छी मिलती है। रेलवे में अगर आप नौकरी करते हैं तो जो अच्छे पद होते हैं उनमें ज्यादातर ये फायदा मिलता है कि पूरे भारत में आप या हो सकता है आपका पूरा परिवार समेत फ्री में कहीं पर भी ट्रैवल कर सकते हैं। एक पास बना दिया जाता है, उसके आधार पर आप बढ़िया मौज मार सकते हैं, एवन मतलब यहाँ पर घूम सकते हैं आप। ठीक है।